कल्पना अपने भैया भाभी के साथ मुंबई शहर में रहती थी। उसकी भाभी प्राची बहुत ही चालाक थी और वो हर वक्त कल्पना से जान छुड़वाना चाहती थी। इसीलिए वो कल्पना के लिए शादी का सोचकर लड़के की तलाश में थी। मगर शादी में ननंद को जहेज देने का उसका कोई इरादा नहीं था। एक दिन उसे सड़क पर एक भिखारी नजर आया जो सबसे भीख मांग रहा था और कह रहा था, दे दो, कुछ दे दो, कुछ पैसे दे दो, माँ बीमार है, दवाई लेनी है, दे दो। मुझे कोई काम नहीं देता, भीख मांगने का शौक नहीं, दे दो, भगवान के लिए दे दो। अरे सुनो, तुम कौन हो और भीख क्यों मांग रहे हो? शक्ल से इतने स्मार्ट हो, लगता ही नहीं कि भिखारी हो। मेरा नाम दीपक है, मजबूरी से भीख मांग रहा हूँ, वरना इस काम का हरगिज भी मन नहीं मेरा, कोई नौकरी पर रखता नहीं है, क्या करूँ। प्राची ने सोचा शक्ल सूरत भली है, क्यों न इस भिखारी को पैसे देकर कल्पना की शादी इसी से करा दी जाए, ताकि जहेज का चक्कर ही खत्म हो जाए और शांति से फिर मैं और जीतू एक साथ रहेंगे। ये कबाब में से कल्पना नामी हड्डी निकल जाएगी। तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं दूंगी तुमको पैसे, मगर तुमको मेरा एक काम करना होगा। अरे मालकन, जो कहोगी करूंगा, मैं लाजमी करूंगा, मगर मेरी माँ के इलाज के लिए रकम दे दो। अब प्राची उसे रकम देती है और उसे अपनी बात समझा देती है। घर आकर वो अपने पति जीतू से कहती है, सुनो जी, अपनी कल्पना के लिए एक रिश्ता देखा है, लड़का अच्छा कमाता है और तुम कहो तो शाम में बुला लूं। राम राम कहो प्राची, ऐसी भी क्या जल्दी है, पहले मैं लड़के का आता पता, जॉब और खानदान तो देख लूं, उसकी इंक्वायरी करवा लूं तो ही घर बुलाना। यही वजह है कि आज तक इस काम में हाथ न डाला था। क्या मैं प्राची के लिए गलत रिश्ता देखूंगी? बस यही तो मसला है कि माँ होती तो वो अच्छा करती, मैं ठहरी भाभी जैसे मैं कुछ बुरा करूंगी। अरे अरे रो तो मत, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने, जो तुमने कहा चलो बुला लो, शाम को मैं देखता हूँ इस रिश्ते को। अब अगले रोज दीपक साफ सुथरा होकर नए ब्रांडेड कपड़े पहनकर आता है तो कहीं से इस बात का पता नहीं लगता कि वो एक फकीर है। हेलो, मैं लड़की का भाई हूँ, कहाँ जॉब करते हैं आप? मैं अरे अरे शर्माओ ना दीपक। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ जी, दीपक एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और अगले माह दूसरे शहर शिफ्ट हो जाएगा। जॉब के सिलसिले में सैलरी उसकी पूरे 70,000 है और ऊपर से बोनस अलग, वो भी साल और कंपनी से गाड़ी भी देने वाली है। ठीक कहा ना दीपक? भाई तुम्हारी मॉम ने बताया था ये सब। जी जी बिल्कुल ठीक, जो आप कह रही हैं ऐसा ही है। और जीतू जी, मुझे जहेज में कुछ नहीं चाहिए, माँ को शहर लेकर जाना है शिफ्टिंग के सिलसिले में, तो शादी 2 दिन बाद हो जाती तो अच्छा था। मगर 2 दिन बाद? भाई कुछ तो तैयारी करना होगी, कुछ तो जहेज देंगे ना हम। नहीं भैया, जहेज के नाम पर एक टुकड़ा नहीं। हाँ दीपक, जहेज लेने देने के हक में हम भी नहीं हैं, बस शादी 2 दिन बाद ही होगी। दीपक तो बेचारा पैसों की वजह से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था, क्योंकि उसकी माँ का इलाज होना था। वाह प्राची वाह, तुमने कल्पना के लिए हीरा चुना है। बेटा दीपक, मुझे तुम्हारे विचार सुनकर अच्छा लगा। भाई प्राची, मिठाई लाओ, मेरी बहन का रिश्ता पक्का हुआ है। अब 2 दिन बाद कल्पना और दीपक की शादी हो गई और दीपक ने उसी रोज कल्पना को सारी सच्चाई बता दी। कल्पना, अगर तुम अपने भैया के पास जाना चाहती हो तो जा सकती हो। सुनिए जी, भाभी ने झूठ बोलकर जरूर हमारी शादी करा दी, मगर अब तुम मेरे पति और तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी हैं। बस तुम जहाँ भी जाओगे मैं साथ ही जाऊंगी। अब कल्पना, दीपक और उसकी माँ तीनों ने गांव के करीब एक झोंपड़ी बनाई और उसमें रहने लगे। कल्पना और दीपक दोनों ही अब करीब वाले जंगल से जाकर लकड़ियां काटते और दीपक इन लकड़ियों को जमा करके बाजार में बेच आता और इनसे रोजाना राशन लाता। थोड़ी बहुत लकड़ियों को जलाकर कल्पना इस पर खाना पकाती। एक दिन दोनों पति पत्नी लकड़ियां काट कर ला रहे थे कि उनको एक कर्राती हुई आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। अब कल्पना और दीपक ने देखा तो एक गड्ढे में एक बूढ़ा गिरा पड़ा था। दोनों ने जल्दी से उस बूढ़े को गड्ढे से निकाला और से घर ले आए। वो बूढ़ा शख्स बेहोश था, न जाने कब से वो इस गड्ढे में गिरा हुआ था। घर लाने के बाद दोनों पति पत्नी ने उसकी सेवा की और जब वो ठीक हुआ तो बताया, मैं एक जादूगर हूँ
और इस रास्ते से गुजर रहा था कि गड्ढे के ऊपर किसी ने घास बिछाई हुई थी। शायद कोई चाहता था कि हिरन का शिकार करे, इसीलिए उसने घास बिछाई। मगर देखो, ऐसा करना गलत हुआ। जानवर तो फंसा नहीं, उल्टा इसमें इंसान गिर पड़ा। आप चिंता न करें, सुकून से यहाँ रहें। भले ही हम गरीब हैं मगर मेहमान नवाज हैं। जी अंकल, इसे अपना ही घर समझे। इसके बाद दीपक ने अपनी गरीबी और शादी का सारा किस्सा कह सुनाया। अब बूढ़े ने कहा, बस बच्चे, समझो तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई। तुम लोगों ने मेरी मदद की है और मैं अब तुम्हारी करूंगा। ये कहकर बूढ़े ने मंत्र पढ़ा। अब आज से ये झोंपड़ी जादुई है। जो चीज मांगोगे ये जादुई झोंपड़ी देगी। और जल्द ही सारी झोंपड़ी सुंदर महल में बदल गई। कल्पना, दीपक और कल्पना की सास की हालत भी अमीरों वाली हो गई और घर में सब कुछ जरूरत का सामान मुहैया हो गया। कुछ ही दिनों के बाद कल्पना अपने मायके गई और वो भी कार में ढेर ढेर तहाइफ लेकर। वहां उसने देखा कि उसकी भाभी सख्त बीमार है। भाभी, आह कल्पना, माफ कर दे, तेरे साथ गलत किया मैंने, मुझे माफ कर दे। देख, तेरे साथ गलत किया तो मेरे साथ क्या हुआ। न जाने ऐसी बीमारी लग गई कि बस डॉक्टर्स भी ना उम्मीद हैं। मुझे लगता है कि अब कभी ठीक ना होंगी। और सुन, तेरे भैया को सब कुछ बता दिया है मैंने, जो कुछ भी तेरे साथ किया। अरे भाभी, मैंने आपको माफ कर दिया पहले ही। और आप रुके, मैं आपको ऐसी दवाई लाकर दूंगी कि आप ठीक हो जाएंगी। अब कल्पना अपने घर आई और ए जादुई झोंपड़ी, जादू देखा और ऐसी दवाई मुझे दे के भाभी बिल्कुल ठीक हो जाए। अब जादुई झोंपड़ी ने जादुई दवा दी। भाभी, ये दवा खाएं, आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कुछ रोज बाद जादुई दवा से कल्पना की भाभी बिल्कुल ठीक हो गई और भाभी ने कल्पना को गले लगाकर शुक्रिया कहा। अब कल्पना एक अमीर कबीर जिंदगी अपने सुखी परिवार के साथ गुजारने लगी।